हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग औषध एवं रसायन यानी कि ड्रग्स एंड केमिकल्स के ऊपर सवालों को करने वाले हैं, जैसे कि एंटीसेप्टिक, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, इन सब के ऊपर हम लोग सवालों को करने वाले हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर के बारे में देखेंगे, खाद्य परिरक्षक के बारे में यानी कि फूड प्रिजर्वेटिव्स के बारे में, इन सब के ऊपर हम लोग सवालों को करने वाले हैं। इसके बाद केमिस्ट्री के अंदर मैक्सिमम 3 वीडियोज और आएंगे। उसके बाद जो है ये केमिस्ट्री आपका समाप्त हो जाएगा। एनसीईआरटी सीरीज के अंदर मैंने आपको करवाया 9th और 10th में जो चैप्टर वाइज केमिस्ट्री दे रखे हैं उन सारे को मैंने करवाया, बट इतना काफ़ी नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, तो उसको कंप्लीट करने के लिए मैं आपको काफ़ी टाइम से करवा रहा हूँ टॉपिक वाइज केमिस्ट्री के अंदर, जिसके अंदर हम लोग इस टॉपिक को भी कवर कर रहे हैं। तो ये 3 वीडियोज और आएंगे, मैक्सिमम 3 ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, और ये केमिस्ट्री आपका समाप्त हो जाएगा अच्छे से। जैसे बायो आपका ऑलरेडी अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद इसका जो पीडीएफ है, जो मैं टॉपिक वाइज अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, उसका जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा आपको ईबुक स्टोर पर। एक साथ मैं सारे पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, एक ही पीडीएफ के अंदर वो सारे होंगे टॉपिक्स जो मैंने करवाए हुए हैं। तो एनसीईआरटी प्लेलिस्ट अलग से है और केमिस्ट्री वीडियोज करके एक प्लेलिस्ट अलग है, तो दोनों ही प्लेलिस्ट के अंदर आप केमिस्ट्री कवर कर लो तो केमिस्ट्री आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। औषध विज्ञान के जनक कहे जाते हैं यानी कि फादर ऑफ मेडिसिन कहे जाते हैं हिप्पोक्रेटस, तो बी हमारा आंसर। निम्न में असत्य कथन चुने, गलत स्टेटमेंट चूज करना है। औषध यानी कि ड्रग कम अणुद्रव्यमान यानी कि लो मॉलिक्यूलर मास की केमिकल होती है। जो ड्रग होती है वो ऐसी केमिकल होती है जिनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो कम होती है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये सही है। रसायनों के चिकित्सीय उपयोग को रसायन चिकित्सा कहते हैं। रसायन चिकित्सा बोले तो कीमोथेरेपी, केमिकल्स के जरिए इलाज करना ही कीमोथेरेपी कहलाता है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। एंजाइम भी एक प्रोटीन होता है, तो ये भी सही है, एंजाइम प्रोटीन होता है। प्रोटीन एक सूक्ष्म अणु है, तो ये कहना गलत हो जाएगा। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये सारे क्या होते हैं, व्यापक अणु होते हैं यानी कि मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं। यहाँ सूक्ष्म अणु का मतलब माइक्रोमोलिक्यूल है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हिस्टामिन के बारे में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है। हिस्टामिन जो केमिकल है यह अमाशय में पेप्सिन और अम्ल की मात्रा को बढ़ाता है। हिस्टामिन जब हमारे बॉडी में ज़्यादा बनता है तो क्या करेगा, ये पेप्सिन एंजाइम जो है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारे अमाशय में बनता है उसकी मात्रा, इन दोनों की मात्रा को बढ़ाता है। ये स्टेटमेंट सही है, ये याद रखिएगा। यह एक शक्तिशाली वैसोडाइलेटर है यानी कि पावरफुल क्या है, ये पोटेंट वैसोडाइलेटर है, यानी हमारे जो ब्लड वेसल्स होती है ना उसको ये डायलेट कर देता है यानी कि फैला देता है। यह एक प्रति अम्ल है। देखो हिस्टामिन क्या करता है, अम्ल की मात्रा को बढ़ाता है, जबकि प्रति अम्ल क्या करता है, अम्ल की मात्रा को कम करता है, तो ये प्रति अम्ल नहीं हो सकता, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। जुकाम के कारण होने वाले नासिका संकुलन का भी इसी के कारण होता है। जुकाम के कारण होने वाले नासिका संकुलन भी इसी के कारण होता है, यानी नेजल कंजेशन, जो नाक है वो क्या होता है, बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, उसी के बारे में लिखा हुआ है कि नासिका संकुलन, नेजल कंजेशन हिस्टामिन के कारण होता है, तो ये भी सही है। हमारा आंसर यहाँ पर सी है। निम्न में कौन सा प्रति हिस्टामिन अति अम्लता को कम करता है। आपने क्या देखा था हिस्टामिन के बारे में अभी जस्ट पिछले सवाल में कि ये अम्ल की मात्रा को बढ़ाता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रति हिस्टामिन यानी कि एंटी हिस्टामिन। एंटी हिस्टामिन, तो जो एंटी हिस्टामिन होते हैं, जो एंटी हिस्टामिन्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक वो जो एलर्जी को कम करते हैं, यानी एलर्जी, किसी को एलर्जी है उसके लिए इस्तेमाल होता है, और एक वो जिसके अमाशय में अम्ल ज़्यादा बन चुका है यानी कि एंटासिड की तरह काम करेगा वो। तो एंटी हिस्टामिन एक तो एंटासिड की तरह काम करेगा, एक जो एलर्जी को, एंटी एलर्जिक होगा वो, ठीक है, एंटी एलर्जिक होगा वो, और एक एंटासिड। जो एंटासिड होगा वो एंटी एलर्जिक नहीं होगा, ऐसे आपको समझना है। ऐसा नहीं है कि एक ही एंटी हिस्टामिन जो है वो एंटासिड की तरह भी काम करे, एंटी एलर्जिक भी हो, ऐसा नहीं होगा। जो एंटासिड है वो ज़रूरी नहीं है कि वो एंटी एलर्जिक भी हो, और जो एंटी एलर्जिक है ज़रूरी नहीं है कि वो एंटासिड भी हो। ये यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ जो 3 एंटी हिस्टामिन्स दे रखे हैं इनमें बताना है कि कौन है जो एंटासिड है, क्योंकि अति अम्लता को कम करना है,
यानी कि एसिड को कम करना है। तो इसमें जो सिमेटिडीन है और रेनिटिडीन है जो मार्केट में जिंटेक के नाम से मिलता है, ये दोनों जो है ये एंटासिड्स हैं। ये दोनों एंटासिड्स हैं, है तो एंटीहिस्टामिन बट एंटासिड है। जैसे हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल करते हैं, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं एंटासिड के रूप में, वैसे ही ये एंटीहिस्टामिन्स है जो कि एक एंटासिड भी है। वहीं टर्फेनाडीन जो मार्केट में सेल्डन के नाम से बिकता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक और है डाइमेटैप, ये दोनों भी एंटीहिस्टामिन्स है लेकिन ये एंटी एलर्जिक है। अगर इसको कोई लेता है उससे एसिड कम नहीं होगा आमाशय में, क्योंकि ये एंटी एलर्जिक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एलर्जी, एलर्जी को कंट्रोल करने वाला। उसके बाद कोल्ड लिखा हुआ है, कोल्ड में ही तो क्या होता है, नेजल कंजेशन होता है। तो इन सब को खत्म करने के लिए एंटीहिस्टामिन का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि एंटी एलर्जिक होगा। निम्न में कौन नींद की गोलियों का आवश्यक घटक होता है? जो नींद की गोलियां होती हैं उसका ये आवश्यक घटक होता है, ये प्रशांतक। प्रशांतक को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स। यहाँ देखो लिखा हुआ है ट्रैंक्विलाइजर्स और एनाल्जेसिक्स। ट्रैंक्विलाइजर्स और एनाल्जेसिक्स ये दोनों जो होते हैं ये न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स होते हैं, मतलब तंत्रिकीय सक्रिय औषध होते हैं। तंत्रिकीय सक्रिय औषध होते हैं। कैसे काम करते हैं ये? नर्व से रिसेप्टर तक का जो मैसेज ट्रांसफ़र मैकेनिज्म है, नर्व से रिसेप्टर तक का जो मैसेज ट्रांसफ़र मैकेनिज्म है उसको ये प्रभावित करती है, अफेक्ट करती है। कौन? ये जो ट्रैंक्विलाइजर्स और एनाल्जेसिक्स होते हैं। इसीलिए ये न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स होते हैं। तंत्रिकीय सक्रिय औषध, तंत्रिकीय सक्रिय औषध। तो बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, नींद की गोली का आवश्यक घटक है। निम्न में कौन एक प्रशांतक है? अब एग्जाम्पल्स तो कई सारे हो सकते हैं बट मैंने यहाँ पर 3 लिया है, वेरोनल, वैलियम और सेरोटोनिन। तो हमारा आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, सेरोटोनिन। पेनिसिलिन तो आप जानते ही एंटीबायोटिक है। सेल्डन के बारे में और सिमेटिडीन के बारे में आपने देखा कि ये एंटीहिस्टामिन्स है, जिसमें सिमेटिडीन ये एंटासिड है जबकि सेल्डन एंटी एलर्जिक है। निम्न में कौन दर्द निवारक है? दर्द निवारक बोले तो जो दर्द को कम करता है, दर्द को खत्म करता है, ये एनाल्जेसिक। तो ए हमारा आंसर। देखो एनाल्जेसिक जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। एनाल्जेसिक 2 प्रकार के होते हैं, ये चीज़ आप याद रखना। एक नारकोटिक, दूसरा नॉन नारकोटिक। नॉन नारकोटिक, नारकोटिक एनाल्जेसिक और नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक। इसी को आप बोल सकते हो एडिक्टिव और नॉन एडिक्टिव। नारकोटिक यानी कि एडिक्टिव, एडिक्टिव बोले तो लत लग जाती है, इसकी लत लग जाती है, ये नींद और बेहोशी उत्पन्न करते हैं। नॉन नारकोटिक जिसकी लत नहीं लगती है, जो नींद या फिर बेहोशी उत्पन्न नहीं करते हैं। तो एस्पिरिन और पैरासीटामोल ये दोनों ही एनाल्जेसिक है, दर्द को कम करते हैं। और ये नॉन नारकोटिक है, इसका इस्तेमाल आपने भी किया होगा। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको नींद आने लगे या फिर जो है आप बेहोश होने लगे या फिर इसकी लत लग गई हो, ऐसा आपके साथ नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक है। और नारकोटिक एनाल्जेसिक में क्या होगा, ये नींद और बेहोशी उत्पन्न करते हैं, इसकी लत लग जाती है, जैसे कि हीरोइन, मॉर्फिन। जी हाँ, हीरोइन, मॉर्फिन जो है इनका इस्तेमाल मेडिकल पर्पज से भी किया जाता है, थोड़े बहुत अमाउंट में, मेडिकल डोज में जो हीरोइन है, मॉर्फिन है, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे केस में खास करके दिया जाता है जब ऑपरेशन हो जाता है, उसके बाद पेशेंट को दर्द ना हो, नींद आ जाए, सो जाए वो, उन सारे केसेस के अंदर जो है हीरोइन, मॉर्फिन इन सब का इस्तेमाल होता है। तो उन सब को रखा जाता है नारकोटिक एनाल्जेसिक के अंदर। आपने फिल्मों में देखा होगा जो लोग हीरोइन लेते हैं, मॉर्फिन लेते हैं, हालांकि बैन है फिर भी जैसे भी वो लेते हैं उनकी क्या हालत होती है, कैसी खतरनाक लत लगती है। तो मेडिकल में इस्तेमाल होता है मेडिकल डोजेज के हिसाब से, थोड़े बहुत अमाउंट में। आपने एस्पिरिन और जो पैरासीटामोल है इसका इस्तेमाल किया होगा बुखार को कम करने के लिए भी, बुखार को कम करने के लिए भी। तो जो बुखार को कम करे उसे हम लोग एंटीपायरेटिक बोलते हैं। एंटीपायरेटिक वो होता है जो फीवर को कम करे। तो ये जो एस्पिरिन है, पैरासीटामोल है, ये एनाल्जेसिक भी है और एंटीपायरेटिक भी है, दोनों है। एनाल्जेसिक भी है, एंटीपायरेटिक भी है। हमें दर्द निवारक के बारे में पूछा था तो हम यहाँ पर केवल एनाल्जेसिक को टिक मारेंगे। तो जो एस्पिरिन है, पैरासीटामोल है, ये नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स है। एस्पिरिन क्या करता है, देखो एस्पिरिन जो है ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बनने को रोकता है। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करता है, ये हमारे टिश्यू में इन्फ्लामेशन करता है जिसके कारण दर्द होता है। तो इसी के बनने को एस्पिरिन रोकता है। निम्न में कौन ज्वर को कम करता है? जो ज्वर को कम करे उसे हम लोग एंटीपायरेटिक बोलते हैं। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। एस्पिरिन और पैरासीटामोल ये एनाल्जेसिक्स के साथ साथ एंटीपायरेटिक्स भी है। एस्पिरिन का उपयोग होता है एनाल्जेसिक के रूप में, सही है,
दर्द निवारक के रूप में, बुखार को कम करने के लिए, दिल के दौरे को रोकने के लिए। तो ये सारे सही है, इनमें से सभी। जो एस्पिरिन है ये ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, ये ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, रक्त के थक्के जमने से रोकता है, और दिल के दौरे को रोकने के लिए भी एस्पिरिन का इस्तेमाल होता है। तो डी हमारा आंसर। निम्न में कौन सा एक नार्कोटिक एनाल्जेसिक नहीं है? नार्कोटिक एनाल्जेसिक वो होता है, मैंने आपसे कहा, जो नींद और बेहोशी उत्पन्न करते हैं, जिसकी लत लग जाती है। हमें पूछा है कि वो बताना है कि जो नार्कोटिक एनाल्जेसिक नहीं है। तो हम लोगों ने अभी देखा पैरासीटामोल। बाकी ये सारे क्या है? नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स हैं। तो जो नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स होते हैं, जैसे कि मॉर्फिन और इसी के साथी संबंधी जो है हेरोइन, कोडीन, ये सारे, इन सब का इस्तेमाल मेडिकल डोजेज में किया जाता है, क्योंकि आप जानते हो इन सब का इस्तेमाल करना, इसको बेचना, प्रोड्यूस करना इलीगल है, बैन होते हैं कंट्रीज में। लेकिन मेडिकल डोजेज में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादा लेना पॉइजनस होता है। ये क्या करते हैं? ये दर्द को कम करते हैं और नींद लाते हैं। खास करके इनका इस्तेमाल तब होता है जैसे ऑपरेशन के बाद जो दर्द होता है उसको कम करने के लिए, मरीज को सुलाने के लिए। कार्डियक पेन के केस में बच्चे को जब जन्म दिया जाता है, महिला जब बच्चे को जन्म देती है उस समय भी काफ़ी पेन होता है, तो उस पेन को कम करने के लिए नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। निम्न में कौन पीड़ा से मुक्ति देते हैं और नींद लाते हैं? पीड़ा से मुक्ति देते हैं और नींद लाते हैं, यानी कि दर्द कम करते हैं और नींद लाते हैं। तो मॉर्फिन, हीरोइन, कोडीन, इनमें से सभी। मॉर्फिन, हीरोइन, कोडीन, ये सारे क्या है? नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। निम्न में कौन प्रति सूक्ष्म जैविक औषध है, यानी कि एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स है? तो माइक्रोब का मतलब जानते हो, सूक्ष्म जीव, और एंटी माइक्रोबियल यानी कि जो इसके अगेंस्ट में काम करें। तो जो एंटीबायोटिक होता है, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट, ये सारे जो होते हैं ये एंटी माइक्रोबियल्स होते हैं। ये सब या तो माइक्रोब को मारते हैं या फिर उसके ग्रोथ को रोकते हैं। तो इनमें से सभी। सी हमारा आंसर। प्रतिजैविक, प्रतिरोधी और संक्रमणहारी। डैश पूर्ण या आंशिक रूप से रासायनिक संश्लेषण द्वारा उन पदार्थों को कहा जाता है जो कम सांद्रता में जीवाणुओं के उपापचयी प्रक्रमों में अवरोध उत्पन्न करके उनकी वृद्धि को रोकते हैं या उनका विनाश करते हैं। यह एंटीबायोटिक की डेफिनेशन, परिभाषा। एंटीबायोटिक को पहले प्राप्त किया जाता था कुछ फंगस से, कुछ बैक्टीरिया से। पहली बार फंगस से प्राप्त हुआ था, पेनिसिलियम फंगस, वहाँ से एंटीबायोटिक हमें मिला पेनिसिलिन। तो पहले फंगस और बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक को प्राप्त किया जाता था। बाद में वैज्ञानिक ने केमिकल्स का इस्तेमाल करके, ठीक है, मतलब किसी सजीव का इस्तेमाल नहीं किया, केमिकल का इस्तेमाल किया और एंटीबायोटिक बना लिया। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि पूर्ण या आंशिक रूप से रासायनिक संश्लेषण, मतलब या तो पूरी तरह से केमिकल्स का इस्तेमाल करके बनाया गया है या फिर आंशिक रूप से, मतलब कुछ सजीव का भी इस्तेमाल हुआ है, फंगस बैक्टीरिया का भी इस्तेमाल हुआ है बनाने में। तो डैश पूर्ण या आंशिक रूप से रासायनिक संश्लेषण द्वारा प्राप्त उन पदार्थों को कहा जाता है जो लो कंसंट्रेशन में ही जो बैक्टीरिया होते हैं उनका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है उनको डिस्टरप्ट करके, उनमें अवरोध उत्पन्न करके उनकी वृद्धि को यानी कि ग्रोथ को रोक देते हैं या फिर उनको किल कर देते हैं, मार देते हैं। ये एंटीबायोटिक की परिभाषा है जो आप ध्यान में रख सकते हो। आर्सफेनामिन, जिसे सेल्वर्सन के नाम से जाना जाता है, का उपयोग किसके इलाज में किया जाता है? आर्सफेनामिन जो यहाँ पे लिखा हुआ आर्सफेनामिन, जिसे सेल्वर्सन कहा जाता है, किसके इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है? यह सिफिलिस जो कि बैक्टीरियल डिजीज है और यौन संचारित रोग है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। एक वैज्ञानिक थे पॉल एरलिश, इनको दिया गया नोबेल प्राइज मेडिसिन में, क्योंकि इन्होंने सिफिलिस का पहला इफेक्टिव ट्रीटमेंट ढूंढा था। यानी सिफिलिस के इलाज के लिए पहले भी तरीके थे, पहले भी सिफिलिस का उपचार था, लेकिन वो उतना प्रभावी नहीं था जितना कि इन्होंने ढूंढा इस दवा की खोज करके, आर्सफेनामिन, इसीलिए इनको दिया गया नोबेल प्राइज। ये सिफिलिस का पहला इफेक्टिव ट्रीटमेंट था। प्रतिजैविक, जो जीवाणुओं का विनाश करती है। देखो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो बैक्टीरिया को मार ही देते हैं, दूसरे वो होते हैं जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देते हैं। एक वो जो मार देते हैं और दूसरे वो जो रोक देते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ को रोक देते हैं। तो जो मार देते हैं उनके ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, जो रोक देते हैं उनके ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, और भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। तो इनमें देखो पेनिसिलिन जो आप जानते हो, ऑफ्लॉक्सासिन, उसके बाद अमीनो ग्लाइकोसाइड्स, ये सारे जो है ये बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, मार देते हैं। हमसे पूछा है
प्रतिजैविक जो जीवाणुओं का विनाश करती है, तो ऑफ्लॉक्सासिन हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है और क्लोरोफेनिकॉल है। ये सारे जो होते हैं ये बैक्टीरियोस्टैटिक्स होते हैं, यानी कि बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकते हैं, मारते नहीं हैं। डेटॉल है, डेटॉल है एंटीसेप्टिक, ठीक है। डेटॉल क्या है? एंटीसेप्टिक। डेटॉल का इस्तेमाल एंटीसेप्टिक के रूप में भी होता है और डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी होता है। डैश को सजीव ऊतकों जैसे घाव, चोट, अल्सर और रोगग्रस्त सतह पर लगाया जाता है। जैसे आपको ही कभी चोट लगी हो, स्किन पे कट वट हो गया हो या फिर घाव हो गया हो, तो जब आप डॉक्टर के पास गए होंगे तो उन्होंने स्किन पे कोई लिक्विड लगाया होगा। वो जो लिक्विड होता है वो एंटीसेप्टिक होता है, ठीक है। तो एंटीसेप्टिक को हम लोग लिविंग टिश्यू पे लगाते हैं। ये क्यों लगाते हैं? ताकि जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो ना हो, जो जीवाणु है वो वहाँ पर पनपने ना लगे, वहाँ पर अटैक ना कर दे, इसलिए वहाँ पर एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि सेवलन भी क्या है? एंटीसेप्टिक है। इसका इस्तेमाल भी काफ़ी किया जाता है एंटीसेप्टिक के रूप में। निम्न में कौन क्लोरोजैलिनॉल और टर्पिनॉल का मिश्रण है? ये जो डेटॉल है ये क्लोरोजैलिनॉल और टर्पिनॉल का मिक्सचर है। सी हमारा आंसर। निम्न में किसे साबुन में एंटीसेप्टिक गुणधर्म प्रदान करने के लिए मिलाया जाता है? यानी कि जो साबुन होता है उसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी लाने के लिए मिलाया जाता है। यह है बिथियोनॉल, ठीक है, बिथियोनॉल। निम्न में कौन एंटीसेप्टिक है? तो आयोडोफॉर्म, बोरिक अम्ल का तनुजलीय विलयन, आयोडीन का टिंचर, ये सारे के सारे जो हैं एंटीसेप्टिक्स होते हैं। ये सारे के सारे एंटीसेप्टिक्स होते हैं। जो आयोडीन होता है ये एक पावरफुल एंटीसेप्टिक होता है। तो अल्कोहल और वाटर का जो मिक्सचर होता है उसमें 2 से 3% आयोडीन डाल दिया जाता है, तो उसे हम लोग टिंचर ऑफ आयोडीन बोलते हैं। इसका इस्तेमाल एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। आयोडोफॉर्म CHI3, ये भी क्या है? एंटीसेप्टिक है। इसका इस्तेमाल वुंड्स पर किया जाता है, घावों पर किया जाता है। बोरिक एसिड का जो डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन होता है ये भी एक वीक एंटीसेप्टिक है आंखों के लिए। डैश का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं जैसे कि फर्श, नालियों और यंत्रों इत्यादि पर किया जाता है। आपने एंटीसेप्टिक के बारे में देखा, लिविंग टिश्यू पर किया जाता है। यहाँ बोला है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। यह है डिसइंफेक्टेंट। तो ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, डिसइंफेक्टेंट। फिनॉल का 0.2% सोल्यूशन डैश होता है, ये डिसइंफेक्टेंट होता है। देखिए, जो पदार्थ एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, सेम पदार्थ जो है, यानी कि वही पदार्थ जो है डिसइंफेक्टेंट की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। करना क्या होता है? कंसंट्रेशन को वैरी करना होता है। यानी एक पदार्थ है जिसका इस्तेमाल हम लोग एंटीसेप्टिक के रूप में कर रहे हैं, उसी के कंसंट्रेशन में चेंज करके हम लोग उसका इस्तेमाल डिसइंफेक्टेंट के रूप में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 0.2% सोल्यूशन ऑफ फेनॉल, यानी सोल्यूशन में अगर 0.2% फेनॉल है तो ये एंटीसेप्टिक है। अगर हम इसका परसेंटेज बढ़ाकर 1% कर दें तो ये डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक ही पदार्थ को हम लोग एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, कंसंट्रेशन में चेंज करके, वैरी करके। सबसे पहली सल्फा औषधि बनाई गई थी, सबसे पहली सल्फा औषधि, सल्फा ड्रग बनाई गई थी सल्फानिलामाइड। बी हमारा आंसर है। ये सारे सल्फा ड्रग्स हैं लेकिन जो सबसे पहली बार बनाई गई थी वो है सल्फानिलामाइड। जो सल्फा ड्रग होता है उसे हम लोग सल्फोनामाइड भी बोलते हैं। जिस सिंथेटिक एंटीबायोटिक में सल्फानिलामाइड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसे हम लोग सल्फा ड्रग बोलते हैं। जिस सिंथेटिक एंटीबायोटिक में ये स्ट्रक्चर, ये अणु उपस्थित होता है सल्फानिलामाइड, उसे हम लोग सल्फा ड्रग बोल देते हैं। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए। जो मूत्र नली है उसके संक्रमण के इलाज में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है सल्फा ड्रग का। तो बी हमारा यहाँ पर आंसर। निम्न में कौन एक शक्तिशाली एंटीसेप्टिक है? यह है आयोडीन। निम्न में कौन प्राकृत मधुरक है, यानी कि नेचुरल स्वीटनर हो? स्वीटनर बोले तो जो स्वाद में मीठा हो और जो नेचर से मिला हो। यह है सुक्रोज। सुक्रोज क्या है? शुगर है, स्वाद में मीठा होता है। जिसे भी हम लोग शुगर बोलते हैं वो स्वाद में मीठा ही होता है। तो जो घरों में हम चीनी खाते हैं वो चीनी सुक्रोज होता है और गन्ने से मिलता है। जब ये शुगर हमारे ब्लड में जाएगा तो ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा देगा, ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा देगा। और आप जानते होंगे जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको ब्लड ग्लूकोज पे काफ़ी ध्यान रखना होता है ताकि ब्लड ग्लूकोज बढ़े ना। एक होता है आर्टिफिशियल स्वीटनर, ये भी क्या है? स्वीटनर है, तो स्वाद में क्या होगा? मीठा होगा ये।
लेकिन ये आर्टिफिशियल है, नेचर से नहीं मिला हुआ है। कृत्रिम मधुरक बोलते हैं इसे हम। ये भी स्वाद में मीठा होता है। अब देखो, जैसे ये सुक्रोज है जो कि नेचुरल स्वीटनर है और ये आर्टिफिशियल है, इस दोनों में अंतर क्या है? जब ये शुगर हमारे बॉडी के अंदर गया तो सुक्रोज जो ये शुगर है, ये जो सबसे सिंपलेस्ट शुगर होता है, ग्लूकोज इसमें कन्वर्ट होगा, जिससे हमारा ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है। जब हम इसको कंज्यूम करेंगे, जैसे कि स्पार्टेम है, सैक्रिन है, सुक्रालोज है, एलिटेम है, जब ये हम कंज्यूम करेंगे तो हमारे बॉडी में ये जाएगा, इनर्ट रहेगा, बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं होगा और यूरिन से बाहर निकल जाएगा। मतलब स्वाद तो मीठा देगा, लेकिन हमारे बॉडी में ये जा करके कुछ नहीं करने वाला, जैसे जाएगा यूरिन से बाहर निकल जाएगा, मूत्र के जरिए बाहर आ जाएगा। यानी इससे हमें कोई कैलोरी जो है ये नहीं मिलने वाली है। जब ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में जाएगा तो ग्लूकोज वापस सेल में जाएगा, सेल में जाने के बाद रेस्पिरेशन होगा और वहाँ से हमें कैलोरी मिलती है। यहाँ से कोई कैलोरी जो है नहीं मिलने वाली है। तो यही अंतर होता है आर्टिफिशियल स्वीटनर और नेचुरल स्वीटनर में। अब यहाँ देखो, स्पार्टेम जो आप घर में चीनी खाते हो उससे 100 गुना मीठा होता है, 100 गुना मीठा होता है। एक डायबिटिक पेशेंट जिसको चाहिए कि नहीं मुझे मीठा खाना है, तो ये इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता है, वो इन सब का वो इस्तेमाल कर सकता है, मीठापन उसको मिलेगा, लेकिन ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा भी नहीं। तो जो सबसे सक्सेसफुल आज के डेट में भी जो सबसे सक्सेसफुल आर्टिफिशियल स्वीटनर है वो है स्पार्टेम। लेकिन जो पहला सबसे सक्सेसफुल था वो था सैक्रिन, जो कि चीनी से 550 गुना ज़्यादा मीठा होता है। सुक्रालोज 600 गुना ज़्यादा मीठा होता है। हम लोग जो घरों में जो चीनी खाते हैं ना, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर बात किया जा रहा है, उससे कंपेयर करके। एलिटेम जो कि 2000 गुना ज़्यादा मीठा होता है, जो हम लोग घरों में चीनी खाते हैं उससे। तो सबसे पहला लोकप्रिय, सबसे पहला पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनर आपसे पूछे तो आंसर सैक्रिन होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है आज के डेट में स्पार्टेम। निम्न में कौन सबसे अधिक मीठा कृत्रिम मधुरक है? सबसे अधिक मीठा इन सब में कौन है? एलिटेम, जो कि 2000 गुना ज़्यादा मीठा है, जो हम लोग घरों में चीनी खाते हैं उससे। प्रथम लोकप्रिय कृत्रिम मधुरक है सैक्रिन। एक मधुमेह का रोगी यानी कि डायबिटिक पेशेंट कंज्यूम करना पसंद करेगा। देखो, लैक्टोज तो लेगा नहीं, नेचुरल शुगर है ये, सुक्रोज भी नहीं लेगा, ग्लूकोज भी नहीं लेगा, इन सब से क्या होगा? ब्लड शुगर बढ़ेगा। सैक्रिन लेगा, वो जैसे जाएगा सैक्रिन बॉडी में, फिर बाहर निकल जाएगा यूरिन से। डैश सबसे अधिक सफल और व्यापक रूप से उपयोग में आने वाला कृत्रिम मधुरक है, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है और व्यापक रूप से बड़े पैमाने पर इसका उपयोग किया जाता है, और यह आर्टिफिशियल स्वीटनर, यह है आपका स्पार्टेम। निम्न में कौन खाद्य परिरक्षक है? खाद्य परिरक्षक बोले तो जो खाने को खराब होने से बचाएगा, जो खाने को खराब होने से बचाएगा। तो सोडियम बेंजोएट ये आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसका सॉल्ट है। सॉर्बिक अम्ल का सॉल्ट हो गया, प्रोपेनोइक अम्ल का सॉल्ट हो गया। इन सब का जो सॉल्ट होता है वो फूड प्रिजर्वेटिव होता है, फूड प्रिजर्वेटिव। तो जो फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं फूड को खराब होने से, माइक्रोबियल ग्रोथ के कारण। डैश खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के कारण होने वाली खराबी से बचाते हैं, यह है खाद्य परिरक्षक। डैश खाद्य पदार्थ पर ऑक्सीजन की क्रिया धीमी करके खाद्य परिरक्षण में सहायता करते हैं। मतलब ये भी फूड को प्रिजर्व कर रहा है, लेकिन ऑक्सीजन की क्रिया को धीमी करके, यानी ऑक्सीजन के कारण जो फूड खराब हो रहा है उससे ये बचा रहा है। तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रतिऑक्सीकारक, एंटीऑक्सीडेंट। निम्न में कौन प्रतिऑक्सीकारक है? ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सी एनिसोल, दोनों तो सेम ही है। यहाँ कर दो BHT, एनिसोल नहीं, टोल्यून। तो ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सी टोल्यून शॉर्ट में BHT, ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सी एनिसोल शॉर्ट में BHA, और सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स है ये दोनों, ये सिट्रिक एसिड के साथ मिला करके दिए जाते हैं ताकि ये ज़्यादा इफेक्टिव हो। सल्फर डाइऑक्साइड ध्यान में रखिएगा, सल्फाइड, ये सारे भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये प्रिजर्व करते हैं, बचाते हैं खराब होने से। किसको? शराब को, बियर को, शुगर सिरप को, जो कटे हुए छिले हुए फल होते हैं, सब्जियां होती है, इन सब को खराब होने से बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पर सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फाइड, इन सब का इस्तेमाल होता है। तो डी हमारा आंसर। बारबिट्यूरेट होते हैं, जो बारबिट्यूरेट होते हैं वो प्रशांतक होते हैं। प्रशांतक बोले तो ट्रैंक्विलाइजर, जो कि नींद की गोली का महत्वपूर्ण घटक होता है। और बारबिट्यूरेट कहने का मतलब ये बना हुआ है किससे? बारबिट्यूरिक एसिड से, बारबिट्यूरिक
नाइट्रिक एसिड से। तो ये क्या होते हैं? प्रशांतक। तो ये हमारा वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। अब 3 वीडियोज और आएंगे, उसके बाद ये केमिस्ट्री आपका हो जाएगा समाप्त। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।